हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। और ये हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इसमें रिएजेंट डिसाइड करने हैं, सेट ऑफ रिएजेंट्स। राइट, तो देखो इसमें हमारे पास ये जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है। राइट, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में नहीं है। प्लस यहाँ पे हमारे पास कीटोन है और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कीटोन में। और इसका मतलब ये कैसे हो सकता है? दिस इज प्योरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? सीआरओ। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर सकता है, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग। बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइमरी अल्कोहल में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें फाइनली क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए या एल्डिहाइड चाहिए। राइट, बट यहाँ पे CrO3 इज द करेक्ट फर्स्ट रिएजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर लेंगे यूजिंग CrO3 टू साइक्लोहेक्सिनोल, साइक्लोहेक्सिनोन। राइट, तो हमने सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया कीटोन में। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमें इस तरह से एल्काइलेशन करनी है। कैसे एल्काइलेशन करनी है? हमने अल्फा एल्काइलेशन करनी है, मींस इस कीटोन की अल्फा पोजीशन पे हमें ये वाला ग्रुप अटैच करना है। तो इसको देखो कैसे करना है हमें। सो सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा कि हमें इनोलेट बनाना पड़ेगा। राइट, तो सेकंड स्टेप में हमने यूज करना है बेस। हम बेस कौन सा यूज कर सकते हैं? NaOMe और मिथेनॉल यूज कर सकते हैं। NaOMe इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, दिस इज अ बेस। और ये बेस क्या करेगा? ये बेस बनाएगा इनोलेट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नेगेटिव चार्ज विच विल बी इन रेजोनेंस विद, which is going to be in resonance with this O negative double bond। राइट, तो ये हमारे पास ये बनेगा। नेक्स्ट अगर हमें एल्काइलेशन करनी है तो इसके लिए हमें कौन सा एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, तो अब उसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड कौन सा लगेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH COOCH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल एक्राइलेट, मिथाइल एक्राइलेट। इसका नाम मिथाइल एक्राइलेट क्यों है वो भी देखते हैं। तो देखो हमारे पास जो CH2 डबल बॉन्ड CH COOH होता है, दिस इज एक्राइलिक एसिड। तो हमने यहाँ पे इस एसिड का क्या बना दिया? एस्टर बना दिया। और कौन सा एस्टर? मिथाइल एस्टर। इस वजह से इसका नाम है मिथाइल एक्राइलेट। तो हमने ये ऐड करना है इसमें। राइट, क्या ऐड करना है? CH2 डबल बॉन्ड CH COOCH3 विच इज मिथाइल एक्राइलेट। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से ऑक्सीजन पे जाएगा। इस एडिशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन। राइट, तो क्योंकि इनोलेट्स जो होते हैं वो बहुत फेवर करते हैं कॉन्जुगेट एडिशन को। और ये कैसा है? ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है। जब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होगा वो इनोलेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या होगी? हमारे पास होगी कॉन्जुगेट एडिशन, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? माइकल एडिशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, यहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया रीजनरेट, इस पोजीशन पे अटैच हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OCH3। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप भी देखो ध्यान से कि जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से आएगा और यहाँ पे हमारे पास H प्लस पे ये डबल बॉन्ड अटैक कर देगा। और यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? लुक एट द फाइनल प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड OH रहेगा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3। तो यही हमारा एम था। राइट, तो हमने बना लिया फाइनल प्रोडक्ट। क्या क्या किया हमने? हमने पहले स्टेप में किया ऑक्सीडेशन। राइट, सो फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? सेकंड स्टेप में हमने बेस डाला और हमने क्या फॉर्म किया? इनोलेट फॉर्म किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में हमने मिथाइल एक्राइलेट यूज करके कॉन्जुगेट एडिशन की। और लास्ट स्टेप में हमने क्या कर दी? हाइड्रोलिसिस टू गेट द न्यूट्रल प्रोडक्ट। राइट, तो यहाँ इस तरह से हमने किया है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा C। बिकॉज पहले स्टेप में CrO3, then base, then methyl acrylate, and then hydrolysis. So correct answer for this question is C. Now let's move on to the next question. This is the next question again from same IIT JAM question paper. IIT JAM question paper. The question states, for an isothermal free expansion of an ideal gas into vacuum, which of the following set of values is correct? So हमें चार options दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हमें कंडीशंस कौन कौन सी दी हुई है। कंडीशंस हमें गिवन है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, ये सबको पता है। नेक्स्ट इज फ्री एक्सपेंशन, ये कंडीशन दी हुई है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन अगेंस्ट, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंशन अगेंस्ट
जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, इसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। जब भी जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो, दैट इज फ्री एक्सपेंशन, राइट। नेक्स्ट इज आइडियल गैस। ये तीन कंडीशंस हमें गिवन है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें पता करना है कि डेल्टा यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा। हमें पता है इन तीनों को कौन रिलेट करता है। इन तीनों को रिलेट करने वाला हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या कहता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। इसमें जो डब्ल्यू होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये सबको पता है वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो और डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी। एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, राइट। जो सीवीएम होता है वो होता है मोलर, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, राइट। तो अब हम बात करते हैं डेल्टा यू की। सिंस हमारे पास आइसोथर्मल जो है, हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है डेल्टा टी जीरो, मींस फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा वो जीरो होगा। अगर डेल्टा टी जीरो है तो इसका मतलब है जो डेल्टा यू होगा वो होगा जीरो, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि आइसोथर्मल के केस में और आइडियल गैस के केस में जो डेल्टा यू होता है वो होता है जीरो। तो हम इन दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें पता करना है क्यू और डब्ल्यू क्या होंगे। तो डब्ल्यू हमें पता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रही है, मींस एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, तो पी एक्सटर्नल होगा जीरो। तो इस केस में जो वर्क होगा वो भी आएगा जीरो, राइट। तो वर्क जीरो होगा तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं क्योंकि डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, तो डेफिनेटली क्यू भी जीरो होगा, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हमें पता होना चाहिए हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। आइसोथर्मल मींस कांस्टेंट टेंपरेचर, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, वर्क क्या होता है, तो हमें इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question again from same JAM question paper. The correct order of 1H NMR chemical shift values delta for the indicated hydrogens in bold in the following compound is. तो ये question जो है वो based है NMR की chemical shift values पे, तो हमें याद रखनी है chemical shift values। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इस हाइड्रोजन की, तो कैसा हाइड्रोजन है ये विनाइलिक हाइड्रोजन है, मीन्स ये वो हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्टली sp2 कार्बन पे अटैच्ड है, राइट। तो इसकी जो हमारे पास डेल्टा वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 5.527 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन की, राइट। जो हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है विनाइलिक हाइड्रोजन, उसकी डेल्टा वैल्यू होते हैं 5.527। और ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा हाइड्रोजन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोजन है। तो डायमैग्नेटिक हमारे पास जो एनाइसोट्रॉपी होती है उसकी वजह से इसमें जो डेल्टा वैल्यू होती है वो होती है 7 to 8 ppm, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, इसकी डेल्टा वैल्यू होते हैं 2 to 3 ppm, अगेन ड्यू टू एनाइसोट्रॉपी। और यहाँ पे जो ये CH3 है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH3, राइट। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो है वो प्रोटॉन है, और इसकी जो डेल्टा वैल्यू होते हैं वो होते हैं 1 to 2 ppm। तो ये मैंने सारी डेल्टा वैल्यूज रख दी हैं, और ये याद रखनी है हमें, राइट, कि इसकी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है एरोमेटिक की, राइट, और विनाइलिक की भी ज्यादा होती है। आफ्टर एरोमेटिक हमारे पास विनाइलिक है, तो इनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी होगी, सबसे पहले हमारे पास होगी एरोमेटिक की, राइट, एरोमेटिक इज अ सेकेंड। देन हमारे पास कौन सी होगी, विनाइलिक की होगी। और विनाइलिक कैसा, मतलब sp2 की, जो कि है फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास होगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, राइट। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसकी केमिकल शिफ्ट विच इज अ थर्ड। एंड इन द लास्ट हमारे पास होगा sp3 हाइड्रोजन की, तो वो है फोर्थ। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। अगर हम ऑप्शंस को देखें, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मींस बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, right? So this is about this question. Now let's move to our last question of this video. Again from JAM question paper, the question is the ground state term for a free ion with a 3d7 configuration is. तो मैं ground state term बतानी है, right? तो उस free ion की जिसकी configuration है 3d7, right? और अगर मैं 3d7 की बात करूँ तो हमारे पास इस तरह से configuration होती है 3d7 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये होगी ग्राउंड स्टेट। ये +2 +1 0 -1 -2, राइट। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी, 2s + 1 LJ, दिस इज टर्म सिंबल बेसिकली, राइट। तो अगर मैं बात करूं S की, S हमारे पास होते हैं स्पिन, तो यहाँ पे हमारे पास S क्या आएगा,
ये देखो हमारे पास इस जो अप स्पिन के लिए वो s प्लस हाफ होता है और डाउन स्पिन के लिए s जो होता है माइनस हाफ होता है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, 3 की वजह से 3 टाइम्स हाफ मीन्स 3/2। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2s प्लस 1 इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स 3/2 प्लस 1 मीन्स 4। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू में पता चलेगी, बट यहाँ पे सभी ऑप्शंस में 4 ही है। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज आवर एल वैल्यू, राइट, ये एल वैल्यू। तो एल वैल्यू की बात करें तो वो होगा समिशन स्मॉल एल। सो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, 2 + 2 4, और यहाँ पे हमारे पास +2 +0 -1 -2। तो जो कैंसिल होता है कर देना, यहाँ से हमारे पास एल आएगा 3। हमें पता है जब हमारे पास एल की वैल्यू, जब एल की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास होता है एस, एल की वैल्यू 1 होती है तो पी, 2 होती है तो डी, एस पी डी, और अगर 3 होती है तो होती है एफ, एस पी डी एफ। तो इसका मतलब हमारे पास एल की वैल्यू आएगी एफ। तो इन सभी में एफ है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू जे। अगर हम जे की बात करें तो वो हमारे पास होता है एल प्लस एस फॉर मोर देन हाफ फिल, फॉर मोर देन हाफ फिल। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और जे जो होता है वो एल माइनस एस होता है फॉर लेस देन हाफ फिल्ड, लेस देन हाफ फिल्ड। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 3D7 है, तो ये कैसा है, मोर देन हाफ फिल्ड है। तो हमें क्या लेना है, मोर देन हाफ फिल्ड के केस में एल प्लस एस। एल की वैल्यू है 3, एस की वैल्यू है 3/2, तो एल प्लस एस क्या होगा, मीन्स जे क्या होगा हमारे पास 3 + 3/2 विच इज गोइंग टू गिव यू 9/2, राइट। एलसीएम लेके आएगा 9/2, तो हमारे पास टर्म सिंबल क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4f 9/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट symbol, right? So correct answer for this question is B. That's all about this video. If you guys like our video, then please subscribe to our channel. Thank you so much.